प्रतियोगी विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रारंभ क्लासेज में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे और तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। ध्यान रखिए कि अभी आरओ का एग्ज़ाम है, जीडी का एग्ज़ाम है और बाकी कोई एग्ज़ाम नहीं है। और जिन विद्यार्थियों को ये आरओ और जीडी न देना हो, वो अभी से उन परीक्षाओं की तैयारी में लगे रहें जो वो देना चाहते हैं। यानी ये विश्रांत काल है और कहा जाता है कि विश्रांत काल में जिसने पसीना बहा लिया उसे युद्ध काल में खून बहाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम संविधान पढ़ रहे हैं और संविधान के तहत हम पढ़ रहे हैं संविधान का भाग 5 और भाग 5 के तहत अध्याय 1 और अध्याय 1 में हम पढ़ चुके हैं अनुच्छेद 75 तक। ठीक है, यहाँ मैं बता दूं कि आपको मैं करंट की क्लास देने वाला था, लेकिन करंट बनाने में थोड़ा समय लग रहा है, इसलिए आपको करंट की क्लास मिलेगी या तो रविवार को या तो सोमवार को। यानी ये मान के चलिए कि सोमवार तक मैं आपको करंट की क्लास दे दूंगा। अक्टूबर के करंट वो मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा 6 या 7 वीडियो क्लास में। ठीक है, हाँ, कोशिश रहेगी कि हर हफ्ते एक एक दो करके अक्टूबर का करंट हम बहुत शीघ्र ही कवर कर लें, जिससे कि जिनको आरओ देना है उनके लिए भी आसानी हो। तो चलिए देर नहीं करते हैं, आज के चैप्टर पे आते हैं और आज हम देखेंगे एक अनुच्छेद और वो अनुच्छेद है अनुच्छेद 76। तो अनुच्छेद 76 शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि अनुच्छेद 76 के संदर्भ में एक पद के बारे में पढ़ेंगे और वो पद है भारत के महान्यायवादी। अंग्रेजी में कहें तो द अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया। ठीक है, अब अनुच्छेद 76 पर आते हैं। अनुच्छेद 76 उसकी हेडिंग क्या है या अनुच्छेद 76 कहता क्या है? अनुच्छेद 76 कहता है भारत का महान्यायवादी। ठीक है, यानी क्वेश्चन जब भी इसे पूछे कि भारत का महान्यायवादी किस अनुच्छेद में, तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 76। अनुच्छेद 76 में किसकी चर्चा की गई है? भारत के महान्यायवादी की। अभी ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद जो 76 है वो 4 भागों में बटा हुआ है और हर 4 पॉइंट जो 4 भागों में बटा हुआ है, हर पॉइंट पे विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो 76 फर्स्ट क्या कहता है कि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखने वाले किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करेगा। ठीक है, तो 76 फर्स्ट में महान्यायवादी की योग्यता का वर्णन किया गया और योग्यता के संदर्भ में ये बताया गया कि जो भी महान्यायवादी होगा उसके भीतर कौन सी योग्यता होनी चाहिए? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता होनी चाहिए। अब उच्चतम न्यायालय का अगर किसी को न्यायाधीश बनना है तो उसकी क्या योग्यता होनी चाहिए? तो मैं मौखिक बता दे रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा। पहला कि भारत का नागरिक हो। ठीक है, दूसरा किसी एक या कई उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश रह चुका हो। तीसरा, एक या कई उच्च न्यायालयों में 10 वर्ष तक अधिवक्ता के तौर पर कार्य कर चुका हो। ठीक है, चौथा, राष्ट्रपति की नज़र में या राष्ट्रपति के दृष्टिकोण से विधि का ज्ञाता हो। ठीक है, तो ये 4 ऐसे पॉइंट हैं जो जो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की योग्यता है और वही योग्यता किसकी रखी गई है? भारत के महान्यायवादी की। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन ऐसा घुमाते हैं कि जो योग्यता भारत के मुख्य न्यायाधीश या जो योग्यता उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की होगी उसी से संबंधित और किस पद की योग्यता होनी चाहिए या किस पद की योग्यता होती है? तो आंसर हो जाएगा महान्यायवादी। तो पहला समझ में आया कि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखने वाले किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करेंगे या नियुक्त करेगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट पे ध्यान दीजिए। 76(2) क्या कहता है? महान्यायवादी का यह कर्तव्य होगा कि वह भारत सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह दे और विधिक स्वरूप के ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करे जो राष्ट्रपति उसको समय समय पर निर्देशित करे या सौंपे और उन कृत्यों का निर्वहन करे जो उसको इस संविधान अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन प्रदान किए गए हों। ठीक है, यानी एक लाइन में हम अगर इसको देख लें तो ये कह सकते हैं कि क्या काम है महान्यायवादी का। तो यहाँ ध्यान रखना कि अगर हम आम लोग हैं, ठीक है, अगर हमें न्याय से संबंधित कोई जानकारी पता करनी होगी या मान लेते हमारे ऊपर किसी ने कोई मुकदमा किया, अब हमको न्यायिक सहायता चाहिए, तो न्यायिक सहायता चाहिए तो हम किसके पास जाएंगे? हम अपने वकील के पास जाएंगे, यानी जिसको अधिवक्ता कहा जाता है। ठीक है, अंग्रेजी में एडवोकेट। तो वो हमको क्या करेगा? वो हमें न्याय संबंधी सलाह देगा। तो वैसे ही भारत सरकार को अगर किसी विधि या कानून के संदर्भ में कोई सलाह चाहिए तो वो किससे लेंगे? ठीक है, क्योंकि 50 में तो न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण कर दिया गया कि दोनों अपने अपने क्षेत्र में अलग अलग तरीके से काम करेंगे। तो इसी संदर्भ में ध्यान रखना है कि अन्य देशों में विधि मंत्री का एक पद होता है, लेकिन भारत में ऐसा एक संविधान में खाली चर्चा कर दी गई है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, महान्यायवादी का जो पद है वो कोई सरकारी पद नहीं है। ठीक है, यानी भारत सरकार अपने एक वकील के तौर पर, ठीक, जो उनको विधि संबंधी सलाह दे सके,
महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं और इनका कर्तव्य है, महान्यायवादी का जो कार्य है कि भारत सरकार को विधि संबंधी सलाह देना और राष्ट्रपति जिन कर्तव्यों को या जिन कार्यों को सौंपे उनको करना। ठीक है, यही महान्यायवादी का कार्य है। 76(3) में अगर हम देखें तो महान्यायवादी को अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा। मतलब कि भारत का जो महान्यायवादी है उसको भारत के सभी न्यायालयों में जो भारत सरकार के मुकदमे हैं उनको सुनने का, भारत सरकार का पक्ष रखने का ये अधिकार होगा। 76(4) क्या कहता है? महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा और ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राष्ट्रपति अवधारित करे। तो यहाँ आप ध्यान रख लीजिएगा कि महान्यायवादी के पद के संदर्भ में 76(4) एकदम स्पष्ट कर रहा है कि महान्यायवादी अगर पूछा जाए कि कितने समय तक अपने पद पर बने रहेंगे तो सीधा सा आंसर होगा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। हाँ, लेकिन अगर हम करंट के मुद्दों के साथ इसको जोड़ें, जैसे वर्तमान के जो महान्यायवादी हैं उनके संदर्भ में पूछा जाए कि वर्तमान महान्यायवादी का कार्यकाल कितने वर्ष, तो कभी कभी सरकारें जब इनको नियुक्त करती हैं तो उनको बता देती हैं कि भाई आपको 2 साल के लिए नियुक्त कर रहे हैं, आपको 3 साल के लिए नियुक्त कर रहे हैं, आपको 4 साल के लिए नियुक्त कर रहे हैं। ठीक, हाँ, हो सकता है उनके कार्यकाल में सरकार आगे चल के वृद्धि कर दे, लेकिन यहाँ जो आंसर हमारा बनेगा वो क्या बनेगा कि महान्यायवादी का कार्यकाल कितना, तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। ठीक है, और कितना वेतन मिलेगा जैसा राष्ट्रपति तय करें। समझ में आ गया कि महान्यायवादी का वेतन कौन निर्धारित कर रहा है? राष्ट्रपति निर्धारित कर रहे हैं। ठीक है, हाँ, ये हो गया तो 76 फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ की बातें। अब इसी से संबंधित 3 पॉइंट और ध्यान में रखिएगा, आगे भी हम पढ़ेंगे। एक तो अनुच्छेद 86 जो आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ भी उसकी चर्चा कर लेते हैं। मैंने नोट करके 3 पॉइंट आपके लिए बनाया है, उन 3 पॉइंट पे ध्यान रखिएगा। महान्यायवादी संसद का सदस्य या अधिकारी न होते हुए भी संसद की कार्यवाहियों में भाग ले सकता है, संसद में बोल सकता है, परंतु संसद में मतदान नहीं कर सकता। अनुच्छेद 88। ठीक है, मैंने 86 बोल दिया था, उसको सुधारिएगा। अनुच्छेद 88। तो अनुच्छेद 88 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 88 के अनुसार महान्यायवादी वो व्यक्ति है जो संसद का सदस्य न होते हुए भी संसद के किसी भी सदन में, संसद की किसी भी कार्यवाही में, संसद की समितियों में भाग ले सकता है, बोल सकता है। ठीक है, लेकिन एक कंडीशन जोड़ दी गई कि अगर संसद में किसी भी विषय पर अगर मतदान हो रहा है तो वहाँ महान्यायवादी मतदान नहीं करेगा। मतदान के समय वो संसद के बाहर चला जाएगा या वो अपने मत का प्रयोग नहीं कर सकता है। यहाँ ये भी ध्यान रखना है कि जब महान्यायवादी संसद के भीतर होगा तो उसको वो सारी शक्तियाँ प्राप्त होंगी, खाली मतदान वाली छोड़ के, जो सामान्यतः एक सांसद को प्राप्त होती हैं। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखिएगा, लोकसभा के सदस्यों को भी सांसद कहा जाता है, राज्यसभा के सदस्यों को भी सांसद ही कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है कि इनमें से कौन ऐसा है जो संसद का सदस्य न होते हुए भी संसद की कार्यवाहियों में भाग ले सकता है, संसद की कार्यवाहियों के दौरान बोल सकता है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? महान्यायवादी। लेकिन ध्यान क्या रखना है कि मतदान नहीं कर सकता है। किस अनुच्छेद के अधीन? अनुच्छेद 88। ठीक है, यहाँ नोट में दूसरा पॉइंट देखिए, महान्यायवादी अपनी निजी वकालत कर सकता है परंतु भारत सरकार के विरुद्ध नहीं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया कि महान्यायवादी कोई सरकारी कर्मचारी नहीं है। ठीक है, इनको राष्ट्रपति सिर्फ विधि संबंधी सलाह देने के लिए ही, सरकार को विधि संबंधी सलाह ये दें इसलिए इनको नियुक्त किया जाता है। इसलिए यहाँ कोई बाध्यता नहीं है, ये अपनी निजी वकालत कर सकते हैं। ठीक है, यानी किसी का भी मुकदमा लड़ सकते हैं, लेकिन आपराधिक मुकदमों की अगर इनको सुनवाई करनी होगी तो ये भारत सरकार को बताना होगा। ठीक है, निजी वकालत परंतु भारत सरकार के विरुद्ध नहीं। बस ये ध्यान रखना है कि अगर कोई व्यक्ति भारत सरकार के विरुद्ध कोई मुकदमा लाता है तो उसकी सुनवाई महान्यायवादी नहीं करेंगे। ठीक है, बाकी निजी वकालत ये कर सकते हैं। तो ये 3 नोट के 3 पॉइंट हैं, इस पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब कुछ स्टैटिक जीके की बात कर लें। भारत के पहले महान्यायवादी, ठीक है, तो भारत के जो पहले न्यायवादी थे उनका नाम है MC सीतलवाड़। ठीक, 28 जनवरी 1950 से 1 मार्च 1963 ये इनका कार्यकाल रहा और अब तक जितने भी महान्यायवादी हुए हैं उन महान्यायाधीशों में सर्वाधिक लंबा कार्यकाल भी इन्हीं का रहा, MC सीतलवाड़ का। तो ये नाम ध्यान में रखिएगा। ठीक, अब हमने पहला तो देख लिया, अब देखते हैं वर्तमान महान्यायवादी। तो भारत के वर्तमान महान्यायवादी कौन है? तो R वेंकट रमणी। ठीक है, क्रम इनका क्या है? 16वां। अब यहाँ जैसा कि मैंने बताया था कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेंगे, लेकिन कभी कभी सरकारें इनको नियुक्त करते समय इनका कार्यकाल तय कर देती हैं। तो यहाँ इनका कार्यकाल तय कर दिया गया है 3 वर्ष। तो ये करंट के साथ मुद्दा जुड़ेगा।
कि कितने वर्ष के लिए, तो 3 वर्ष के लिए। हाँ, यही क्वेश्चन ऐसे हो कि महान्यायवादी का कार्यकाल कितने वर्ष, तो आंसर वही राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। ठीक है, अब यहाँ ध्यान रखिए इनका कार्यकाल 3 वर्ष का, जब इनको पद पे बैठाया गया तो 3 वर्ष। हाँ, सरकार इनके कार्यकाल में वृद्धि कर सकती है आगे। कब से कब तक, 1 अक्टूबर 2022 से अब तक। अभी भी ये इस पद पर हैं, तो ये दोनों नाम ध्यान में रखिएगा। ठीक, अब जैसे 16वां मैंने देख लिया, तो अगर जब आपको रेलवे का एग्जाम देना है तो रेलवे वाले थोड़ा पीछे जाते हैं कि 15वें महान्यायवादी, तो ध्यान रख लेना है के वेणुगोपाल, ये भारत के 15वें महान्यायवादी थे। ठीक है, अब ये तो महान्यायवादी से संबंधित चर्चा हो गई। हाँ, इसी वीडियो में एक चर्चा और कर लेते हैं कि प्रधानमंत्री। ठीक है, ये प्रधानमंत्री कौन है, हमने क्या देखा, अनुच्छेद 75 में हमने देखा कि प्रधानमंत्री को शपथ राष्ट्रपति दिलाएंगे और अन्य मंत्रियों की प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेंगे। ये देखा था ना। ठीक, तो प्रधानमंत्री है कौन, क्या दर्जा है उनका। ठीक है, तो प्रधानमंत्री से संबंधित कुछ चीजें, हाँ, एक अलग वीडियो मैं आपको दूंगा जिसमें भारत के प्रधानमंत्री और भारत के उप प्रधानमंत्री इनके नाम होंगे, उनका कालक्रम होगा। ठीक है, वैसे ही राष्ट्रपति के संबंधित भी एक वीडियो दूंगा जहां भारत के राष्ट्रपति पहले से लेके अब तक उनका कार्यकाल, कौन कार्यवाहक रहे और राष्ट्रपतियों से संबंधित जो प्रमुख चीजें होंगी वो भी उसमें बताऊंगा। ठीक है, तो वो दो अलग वीडियो में। ठीक, अब यहाँ प्रधानमंत्री कौन है उसको देख लेते हैं। ठीक, तो पहला पॉइंट ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री लोकसभा में जिस दल को बहुमत प्राप्त होगा या जिस गठबंधन को बहुमत प्राप्त होगा उसका वो नेता होगा, यानी वो दल और वो गठबंधन उसको अपना नेता चुनेंगे। ठीक, मंत्रिपरिषद में सर्वोच्च स्थान रखेगा। ठीक है, क्योंकि ध्यान रखना है कि मंत्रिपरिषद बनती ही तभी है जब प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति कर देते हैं और उनको शपथ दिला देते हैं, तब प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है, तब बनती है मंत्रिपरिषद। तो मंत्रिपरिषद में सर्वोच्च स्थान की बात की जाए तो प्रधानमंत्री के पद ग्रहण करने के बाद ही मंत्रिपरिषद बनती, जैसा कि भी थोड़ी देर पहले मैंने बताया। प्रधानमंत्री की मृत्यु या पद त्याग से, यहाँ ध्यान रख लीजिएगा कि अगर प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए या वो अपना पद त्याग दें, यानी त्याग पत्र दे दें, तो क्या फर्क पड़ेगा, तो पूरी मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है। ठीक है, यानी प्रधानमंत्री का अपने पद से त्याग पत्र देना या प्रधानमंत्री की पद के दौरान मृत्यु हो जाना पूरे मंत्रिपरिषद का त्याग पत्र माना जाएगा या पूरी मंत्रिपरिषद भंग मानी जाएगी। ठीक है, लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा कि अगर कोई अन्य मंत्री की मृत्यु हो जाती है और वो अपना पद त्याग देता है तो उस संदर्भ में ध्यान रखिएगा कि वहाँ मंत्रिपरिषद भंग नहीं होगी, खाली उस मंत्री पद वो खाली हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं किसी भी मंत्री की बात कर ले, जैसे केंद्रीय शिक्षा मंत्री, अगर उनकी मृत्यु हो जाए या वो त्याग पत्र दे दे तो मंत्रिपरिषद भंग नहीं होगी। ठीक है, होगा क्या कि वो शिक्षा मंत्री वाला पद खाली हो गया, जो शिक्षा मंत्री वाला मंत्री पद था उस पर अब कोई नहीं है। प्रधानमंत्री क्या करेंगे, सलाह देंगे और राष्ट्रपति एक नया शिक्षा मंत्री नियुक्त कर देंगे। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति वो संसद के बीच सेतु का काम करता है। ठीक है, प्रधानमंत्री सारी बातें जो मंत्रिपरिषद की हैं उनसे राष्ट्रपति को अवगत कराएंगे, राष्ट्रपति की जो बातें हैं उनसे मंत्रिपरिषद को अवगत कराएंगे। ठीक है, उससे संसद को भी अवगत कराएंगे। तो प्रधानमंत्री का कार्य बहुत महत्वपूर्ण है एक तरीके से, इसीलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रधानमंत्री को सरकार की केंद्रीय धुरी कहा। यानी जैसे हम साइकिल चलाते हैं या मोटरसाइकिल चलाते हैं तो बीच में जो हिस्सा है वो है धुरी और रिम और टायर किनारे किनारे, अगर धुरी निकाल दी जाए तो टायर चल ही नहीं सकता है। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रधानमंत्री को सरकार की केंद्रीय धुरी कहा, यानी कि सारी व्यवस्थाएं इसी धुरी के किनारे किनारे घूमा करती हैं। ठीक है, मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है, तो मंत्रिपरिषद की जो भी बैठक होगी उसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करेंगे। अगर प्रधानमंत्री उपलब्ध नहीं है तो अपने स्थान पर जिसको वो कह के जाएंगे वही मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता करेगा। लास्ट पॉइंट देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है, नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद, राष्ट्रीय जल संसाधन, ये जितने भी आयोग हैं या परिषद हैं इनका प्रधानमंत्री पदेन अध्यक्ष होगा। यानी जो भी व्यक्ति प्रधानमंत्री होगा, जैसे ही वो प्रधानमंत्री पद की शपथ लेता है वैसे ही वो नीति आयोग का अध्यक्ष हो जाएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष हो जाएगा, अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष हो जाएगा, राष्ट्रीय जल संसाधन का अध्यक्ष हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रधानमंत्री से संबंधित कुछ चीज़ें
जो मैंने आपके सामने रखी। इसको ध्यान से पढ़िएगा, अपने नोट्स बनाइए, अपडेट करिए। जो पुराने विद्यार्थी हमारे हैं, जो पढ़ चुके हैं, मैं उनको बार बार सलाह दे रहा हूँ कि अपनी नोट्स वीडियो को लगाएं, अपनी नोट्स देखें और जहाँ जहाँ नई चीज़ें जोड़ी गई हैं उनको उस हिसाब से अपडेट कर डालें। ठीक है, अपडेट नहीं करेंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ लगातार, अगर आप चाहते हैं अपने ज्ञान में वृद्धि करना। ठीक है, इतना तैयार करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।